जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट का। प्रीवियसली हमने सारा सेटअप कर लिया था। आप लोगों का अगर सेटअप करने में कोई इशू है तो ज़रूर बताइए, आपका सेटअप मैं करवा दूंगा। क्रोम को खोल लीजिए ज़रा इस तरीके से और यहाँ पर लिखिए रिएक्ट नेटिव। ऐसा लिखिए ज़रा यहाँ पर रिएक्ट नेटिव का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। ये ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट नेटिव का। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। कैसे सेटअप करना है देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इन्वायरमेंट सेटअप। इस पर क्लिक करिएगा। फर्स्ट वाला जो टैब होगा सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक्सपो गो क्विक स्टार्ट, रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। तो दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सपो गो पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, क्योंकि जब हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं तो इससे हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप होता है, यानी कि iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेशन डेवलप होता है। कई सारे जगह पे क्या होता है कि कुछ एंड्रॉयड के फीचर या iOS के फीचर एक ही कोड से नहीं एक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, तो हमें कोड में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए या हमें उस फीचर को एक्सेस करने के लिए रिएक्ट नेटिव CLI को पड़ता है। यानी कि जैसे कुछ फीचर हैं iOS के, उसको वो एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि सिंगल कोड से, दोनों सेम कोड से एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको ये रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल एक्सपो गो के, यानी कि एक्सपो गो पढ़ेंगे हम। कब हमें रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ना चाहिए? जब आपका एक्सपो गो 70 to 80% कंप्लीट हो जाए, तब आपको रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट ये कमांड चलाना है। फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए npx create हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप। जैसे हम रिएक्ट जेएस में जब काम करते थे तो वहाँ पर लिखते थे हम npm create हाइफन react हाइफन ऐप, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का नाम देते थे। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। तो ये कमांड जरा कॉपी कर लीजिएगा, बस इतना ऊपर का सिर्फ कमांड कॉपी करिएगा, एक लाइन ये वाला npx create हाइफन react हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप ऑसम प्रोजेक्ट, है ना? तो कॉपी कर लीजिएगा इसको, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिएगा इस तरीके से। और जहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि जहाँ पर भी आपको बनाना है वहाँ पर आपको लोकेशन एक्सेस करना है सबसे पहले। तो CD डेस्कटॉप एक्सेस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे बनाना है, मैंने एक्सेस कर लिया। और यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है वो चेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऐप रख देता हूँ, यानी कि जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है वो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, फर्स्ट हाइफन ऐप। तो जब भी आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बनाना है या नया एप्लीकेशन बनाना है तो यही कमांड आपको चलाना होगा, npx create हाइफन एक्सपो हाइफन ऐप फर्स्ट ऐप। यही आपका कमांड है, ये आपको चलाना होगा। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इंटर प्रेस कर दीजिए। एप्लीकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, डेस्कटॉप पे जाएगा क्रिएट होकर, क्योंकि आपने डेस्कटॉप लोकेशन को एक्सेस किया है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, टाइम लेगा ये, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद अपने आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्रिएट हो रहा है, पेशेंस रखिएगा थोड़ा। देखिए ज़रा क्रिएट हो रहा है। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए क्रिएट करते समय, आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्रिएट हो चुका है। जब एक बार क्रिएट हो जाएगा तो फिर से आपको ये लोकेशन दिख जाएगा डेस्कटॉप वाला। ठीक है, तो फिर से आप CLS कर लीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए CD फर्स्ट ऐप चलाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले तो CLS कर लीजिए, यानी कि क्लियर स्क्रीन, CD फर्स्ट हाइफन ऐप, यानी कि जो अभी हमने एप्लीकेशन बनाया फर्स्ट ऐप नाम से, उसको एक्सेस कर लीजिएगा। इसको रन करने के लिए जो कमांड है वो देखिए ज़रा, npx expo स्टार्ट, ये रन कमांड है। यानी कि जब भी आपको एप्लीकेशन को रन करना होगा, जैसे कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर npm स्टार्ट करते थे, यहाँ पर आपको लिखना है npx expo स्टार्ट। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हमने एमुलेटर का सेटअप किया था उसमें खुल जाएगा। अभी इंटर प्रेस करिए ज़रा इस तरीके से, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे यहाँ पर भी। फर्स्ट टाइम जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा बिल्ड वगैरह करने में। देखिए ये जो क्यूआर कोड आया, आप में भी क्यूआर कोड आएगा, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए है। जैसे कि आपका सेटअप अगर कंप्यूटर में नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपके सिस्टम में नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, आपका जो स्मार्टफ़ोन है, यानी कि जो आपके हैंड में स्मार्टफ़ोन है, आपका मोबाइल है, उसके अंदर प्ले स्टोर में जा करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक्सपो गो करके, यानी कि एक्सपो गो, उसका नाम ही एक्सपो गो है। उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें ऑप्शन होता है इस क्यूआर कोड को स्कैन करने का। जैसे स्कैन करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो
उस वाले मोबाइल में खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त पे, आपका दोनों यानी कि वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, सेम वाईफाई से। यानी कि आपका जो सिस्टम है और जो आपका मोबाइल है, वो दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपका ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में खुलेगा, ठीक है। ये आपका ये इसका जो है यूआरएल है, इससे भी आप उस इसको ओपन कर सकते हो। तो यूआरएल भी आप लिखिएगा ये वाला, इससे भी आपके मोबाइल में ये ओपन हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक्सपो गो ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा अपने स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद दोनों सिस्टम आपका यानी कि जो मोबाइल है और जो कंप्यूटर है वो सेम वाईफाई से या सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए सेटअप करने की अपने सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में अपने सेटअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि मोबाइल वाला जो एप्लीकेशन है इनका, वो सही से एग्जीक्यूट नहीं करता है, बहुत टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, जो है एप्लीकेशन अगर ठीक है, अगर सेटअप नहीं हो पा रहा है, बहुत आपने सेटअप करने की कोशिश कर लिया, आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट कम है या सिस्टम में वो फीचर नहीं है कि जिससे एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप हो सके, तो फिर आप मोबाइल में इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। बस यही कि थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि मोबाइल में जल्दी खुलता नहीं है ना, कई कई बार क्रेश होगा ये बार बार। तो देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम ये लिखेंगे ना एनपीएक्स इसको स्टार्ट, तो ये क्यूआर कोड आएगा, नीचे की तरफ कई सारे कमांड दिखेंगे आपको। देखिए, प्रेस एस स्विच टू डेवलपमेंट बिल्ड, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये स्विच टू डेवलपमेंट बिल्ड। प्रेस ए ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, प्रेस डब्लू ओपन वेब, यानी कि क्रोम में अगर आपको खोलना होगा तो डब्लू प्रेस करेंगे। इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल करना होगा, देखिए तब ये जाके क्रोम में खुलेगा। प्रेस ए ओपन डिबगर, प्रेस आर रिलोड द ऐप, जब भी आपको एप्लीकेशन को रिलोड करना होगा तो आर प्रेस करना है यहाँ पर। प्रेस एम टॉगल मेन्यू, प्रेस एम ओ ओपन प्रोजेक्ट कोड इन योर एडिटर, यानी कि अगर आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको कोड एडिटर में ओपन करना चाहते हो तो आपको ओ प्रेस करना है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या प्रेस करना है, ए प्रेस करना है, ताकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हमने एमुलेटर का सेटअप किया था उसमें ओपन हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं ए प्रेस कर देता हूँ इस तरीके से। नोटिस करिए, ओपनिंग ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग एमुलेटर, एमुलेटर ओपन होगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमने जो प्रीवियसली काम किया था वही ओपन हो गया, ठीक है ना। तो जो आपने प्रीवियसली काम किया होगा वो कैच रहता है, जैसे हमने रात में जो पढ़ाया था ना वही सब यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में जब भी आपका जैसे कि कोई आप नया एप्लीकेशन क्रिएट किए हो और आपने जो पुराना काम किया होगा वही खुल रहा है, तो इस केस में करना क्या है, आपको इसको कट कर देना है। देखिए ये जो एप्लीकेशन खुला अभी, इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करके कट करेंगे, इधर देखिए क्लोज का आइकन, छोटा सा आइकन होगा इधर, मिनिमाइज का इधर है, इस पे क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिएगा इस तरीके से, तो ये एप्लीकेशन आपका कट हो जाएगा, देखिए कट हो गया। अब आपको करना क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो को खोल लेना है, एंड्रॉयड स्टूडियो इसको खोल लेना है इस तरीके से। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप खोलेंगे तो ये ऐसा आपको कई बार करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करते समय आपको ऐसा कई बार करना पड़ेगा। कई बार आपका जो एप्लीकेशन है वो रन होगा, क्रैश होगा ना, तो फिर आपको करना क्या है, कभी भी आपका एप्लीकेशन सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, जो आपने एप्लीकेशन बनाया उसको रन कर रहे हो वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो क्या करना है वो समझिए। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है, फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तब भी यही करना है आपको, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लीजिएगा। और ये जो आपका वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है इस पे क्लिक करिए, देखिए मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर इस पे क्लिक करिए। इस वाले डिवाइस का हमने सेटअप किया था, है ना। यहाँ पर जाना है, ये जो थ्री डॉट लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पे क्लिक करिएगा। वाइप डेटा इस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वाइप डेटा पे जब आप कर देंगे ना तो जो प्रीवियस कैच होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो आपका मोबाइल था वो अब नए तरीके से खुलेगा, ठीक है। एंड्रॉयड एमुलेटर इसको कट कर देना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को भी कट कर देना है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी कट कर देना है, ठीक है। तो कट कर दीजिएगा जरा एंड्रॉयड स्टूडियो इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको कमांड में जाना है और यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करना है, यानी कि सर्वर को रोक देना है, और CLS कर लेंगे इस तरीके से, कंट्रोल सी प्रेस करके CLS। फिर से लिखेंगे हम npx expo start। ऐसा आपको तब करना है जब आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड एमुलेटर में सही से ओपन ना हो रहा हो, या प्रीवियस कैच ही ओपन हो रहा है, यानी कि प्रीवियस एप्लीकेशन जो आपने रन किया था वही बार बार ओपन हो रहा है। तब आपको ऐसा करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलना है, मोर एक्शन में वर्चुअल डिवाइस में जाना है और वाइप डेटा कर लेना है। वाइप डेटा जैसे ही आप करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन होगा मोबाइल का वो पूरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, यानी कि नई तरीके से फिर से वो खुलेगा, ठीक है। पेशेंस रखेंगे थोड़ा, यहाँ पर ये सब बिल्ड कर रहा है।
देखिए जब इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है ए। जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर से एमुलेटर का जो आपने सेटअप किया था, जिस भी एमुलेटर का, वो देखिए ये वाला एमुलेटर हमने सेटअप किया था पिक्सल 4 वाला, वही खुल रहा है। ये देखिए खुल गया यहाँ पर। पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अभी एमुलेटर खुल रहा है, पूरा अच्छे से ऑन होगा। उसके बाद इसके अंदर एक्सपो गो करके एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल होगा। तब जाके आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा, ठीक है। तो इतना करने में थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम जब आपका एप्लीकेशन आप रन करेंगे ना, तभी ये टाइम लेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन रन करते हो तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों को इंस्टॉल करता है। तब जाके हमारा एप्लीकेशन रन होता है, ठीक है। अभी ये ओपन ही हो रहा है, अभी इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जस्ट ये ओपन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी स्टेटस आपको दिख रहा होगा, ओपनिंग एमुलेटर। ये वाला एमुलेटर जो आपने सेटअप किया था इंडस्ट्री स्टूडियो में, उसी को ओपन किया जा रहा है। और यही यहाँ चीज यहाँ पर ओपन हुआ है। अभी देखिए यही स्टार्ट हो रहा है। आपका जो मोबाइल है वो स्टार्ट हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है ना स्टार्टिंग, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब आपका जो एक्सपो गो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया जाएगा। अभी देखिए थोड़ी देर में यहाँ पर स्टेटस आपको दिखेगा फिर से। देखिए इंस्टॉलिंग एक्सपो गो ऑन पिक्सल, यानी कि जो मोबाइल का नाम है उसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। कौन सा एप्लीकेशन? एक्सपो गो करके एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। वो जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसी के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपो को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको पेशेंस रखना है। इंटरनेट स्पीड के ऊपर है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा है तो इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक्सपो गो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से आपके से इस फोन में। और उसी में आपका जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखता रहेगा ये कितना परसेंट क्या कंप्लीट हुआ है। देखिए 5%, है ना। यानी कि यहाँ पर इसे देखिए 77% हो गया। थोड़ा सा मैं जूम माइनस कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जूम है मेरे ख्याल से ये। तो आपको दिखेगा सही से, ये देखिए इस तरीके से। तो जितना भी यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखेगा। 100% कंप्लीट होने पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। पेशेंस रखेंगे थोड़ा। यहाँ पर जब ऐसे स्क्रीन आ जाए तो इसको रिलोड कर दीजिएगा एक बार। जब आप इसको रिलोड कर देंगे तो फिर से ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया ना एंड्रॉइड बिल्ड कंप्लीट। एंड्रॉइड बिल्डिंग कंप्लीट जब आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब इसको खोलिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो आपने एप्लीकेशन बनाया था उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर यही कोड दिखता है, ओपन ओपन अप ऐप डॉट जेएस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। यानी कि जो अभी आपने एप्लीकेशन बनाया उसमें कुछ काम करना है तो ऐप डॉट जेएस को ओपन करिए और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इंटरनेट वगैरह आपका कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टिविटी होना चाहिए, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट से अगर आप कनेक्ट नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा आपका। इसलिए इंटरनेट से कनेक्टिविटी ज़रूरी है। और थोड़ा सा पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, सीखने के लिए पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर है ये। और डेवलपमेंट सर्वर में काफ़ी टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। ओपन हो चुका है, हमारा तो रन हो चुका है। आप में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले रहा हो। तो अब आपको करना क्या है, काम करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको वीएस कोड में ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन कर लीजिएगा जरा, यहाँ से ओपन फोल्डर कर लीजिएगा। और डेस्कटॉप पे जो अभी हमने फर्स्ट ऐप करके प्रोजेक्ट बनाया इसको ओपन कर लिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको ऐप डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले काम करना है। तो ये रहा आपका ऐप डॉट जेएस, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ का जितना भी कोड होगा, जो भी कोड दिख रहा है सब कुछ हटा दीजिए। इस तरीके से मैंने सारा कोड हटा दिया। अब जिस तरीके से आप रिएक्ट के अंदर काम करते थे, क्या करते थे, एक कांस्टेंट बनाते थे ना इस तरीके से, ऐप के नाम से। इस तरीके से बनाइए जरा, ऐप के नाम से ही बनाइएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कॉल बैक डिफाइन करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से। और एक्सपोर्ट कर देना है। क्या एक्सपोर्ट कर देंगे हम? ऐप को। ये जो ऐप है इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको काम करना है, आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से। और डायरेक्ट पैरेंथेसिस को आप रिटर्न कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप पैरेंथेसिस को रिटर्न करके यहाँ पर कुछ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम एक कांस्टेंट बना ले जरा इस तरीके से, डिजाइन के नाम से या किसी भी नाम से बना सकते हो। और इस पैरेंथेसिस को इसके अंदर असाइन करें और हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करके डिजाइन को रिटर्न करते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने रिटर्न कर दिया। यहाँ पर आ जाइएगा, फ्रेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। और इस फ्रेगमेंट के अंदर आपको जब भी आपको कुछ भी काम करना होगा, जैसे कि
आउटपुट कैसा देना है आपको, जैसे कोई टेक्स्ट सेट करना है, जस्ट फोर कोड लिखना है, तो डायरेक्ट जस्ट फोर कोड ऐसे नहीं लिख देंगे आप, ये एरर एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी आपको टेक्स्ट के रूप में या स्ट्रिंग के रूप में कुछ भी लिखना होगा अपने एप्लीकेशन के अंदर, जब भी आपको टेक्स्ट के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में कुछ भी लिखना होगा, तो उस केस में आपको इंपोर्ट करना है टेक्स्ट को। इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ऐसे लिखिएगा जरा, इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट हाइफन नेटिव, इसके अंदर से आपको टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है। जब टेक्स्ट इंपोर्ट हो जाए तो इसी के बीच में आपको स्ट्रिंग लिखना है टेक्स्ट। जब भी आपको किसी भी तरह का स्ट्रिंग लिखना होगा, जैसे मुझे जस्ट फोर कोड लिखना था, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। अब टेक्स्ट जब इंपोर्ट हो जाएगा, तब इसी टेक्स्ट के बीच में, ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के बीच में आप स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो कहीं पर भी कभी भी आपको स्ट्रिंग लिखना होगा, तो आपको टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, किसके अंदर से, रिएक्ट नेटिव के अंदर से, ठीक है। तो इमेज के लिए कई अलग कंपोनेंट है, बैकग्राउंड इमेज के लिए अलग कंपोनेंट है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना होगा, यानी कि स्ट्रिंग के रूप में कुछ भी लिखना होगा, तो टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप बाहर लिखेंगे, या अब देखिए किसी भी HTML टैग का आप यूज नहीं करना है आपको, जैसे H1 का, H2 का, इसका यूज करेंगे तो एरर आएगा। इसीलिए जो भी बताया जा रहा है उसी के अंदर आपको काम करना, ठीक है। टेक्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करिए और टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही आपको स्ट्रिंग लिखना है। फ्यूचर में कहीं भी कभी भी कहीं पर भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, तो टेक्स्ट को ही इंपोर्ट करके लिखिएगा। ये जो हमने लिखा जस्ट फॉर कोड, ये अभी आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखना चाहिए। तो अगर कंपाइलेशन रुका हुआ है, तो यहाँ पर आइएगा और एक बार आर प्रेस कर दीजिएगा, रिलोड कर देंगे इस एप्लीकेशन को। देखिए एंड्रॉयड बिल्ड कंप्लीट, और यहाँ पर जाके देखेंगे तो रिलोड हो रहा है अभी। और ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए टॉप में, बिल्कुल टॉप में यहाँ पर आपको जस्ट फोर कोड दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो जस्ट फोर कोड है वो ऊपर दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने इसके अंदर कोई काम नहीं किया है, ठीक है। इस जस्ट फोर कोड को आप कंटेनर के अंदर रख सकते हो। तो जब भी आपको, देखिए कोड में आ जाइए, मैं एक काम करता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट है, इसको आपको अगर कंटेनर बनाना है, जैसे कि प्रीवियसली जो हम काम करते थे, तो कंटेनर के लिए हम क्या करते थे, डिव वगैरह लेते थे रिएक्ट के अंदर, या और कहीं पर भी हम काम करते थे तो डिव लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू को इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर से। व्यू एक कंटेनर है और ये टच फ्रेंडली होता है, ये जो व्यू कंपोनेंट है ना, ये टच फ्रेंडली होता है। तो जब भी आपको कंटेनर बनाना होगा कहीं पर भी, यानी कि जब भी आपको कंटेनर बनाना है कहीं पर भी, तो आप व्यू को इंपोर्ट करिएगा और व्यू के अंदर सब कुछ रखिएगा, ठीक है ना। तो मुझे इसके, ये जो टेक्स्ट है इसको व्यू के अंदर रखना है, तो व्यू को स्टार्ट करके क्लोज करिएगा। तो जब भी आपको कंटेनर बनाना है, तो आपको व्यू के अंदर ही रखना है, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐसे ही डिफाइन किया, और टेक्स्ट के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ जस्ट फोर कोड, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो व्यू क्या है, एक कंटेनर की तरह काम करेगा। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स होता है इसका, इसके अंदर आप डायरेक्शन वगैरह लगा के इसको हैंडल कर सकते हो। अभी भी जो आपका टेक्स्ट है वो वहीं पर दिखेगा, यहीं पर दिखेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर आप व्यू में स्टाइल वगैरह लगाते हो, जैसे इंटरनल सीएसएस का कैसे यूज करना है, या इनलाइन सीएसएस का कैसे यूज करना है, एक्सटर्नल सीएसएस का कैसे यूज करना है, वो भी समझिए जरा। सबसे पहले इनलाइन सीएसएस को समझ लीजिए। तो स्टाइल लगाइएगा इनलाइन सीएसएस के लिए, और यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट लिटल, उसके अंदर दूसरा टेम्पलेट लिटल, और आपको जो भी यूज करना है वो डिफाइन करिए। मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ, और मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देता हूँ, मैंने ऐसे रेड कर दिया। तो कभी भी आपको सीएसएस का लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी यूज करना है। सीएसएस का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे, यानी कि सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे, तो ये एरर एग्जीक्यूट करेगा। तो ध्यान रहेगा, कभी भी आपको किसी भी तरह का प्रॉपर्टी यूज करना होगा, तो आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं यूज करना है, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा लिखना है, बॉर्डर रेडियस पूरा पूरा लिखना है, सिर्फ रेडियस नहीं, है ना। इस तरीके से समझिएगा इस चीज को। और आपको इसमें हाइट देना होगा, तब जाके कलर होगा। तो फ्लेक्स का यूज करिएगा। अगर आप फ्लेक्स का वैल्यू 1 करते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइट 100%, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए, ये देखिए रेड हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड कलर रेड हुआ, ये बिल्कुल आपका जो स्टेटस बार है, जिसमें बैटरी दिख रहा है, वाईफाई दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, ये जो टाइम दिख रहा है, ये स्टेटस बार बोलते हैं इसको। अगर आप चाहते हो कि स्टेटस बार आपका कवर ना हो, सिर्फ जो है नीचे का है, यानी कि स्टेटस बार के एरिया, जो स्टेटस बार है उसको छोड़ के ये बैकग्राउंड कलर हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, स्टेटस बार को इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर से। तो ऐसे इंपोर्ट करिएगा जरा स्टेटस बार को, और इस स्टेटस बार को आपको इस व्यू के अंदर कहीं पर भी स्टार्ट करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत में ही स्टेटस बार को ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, और ऐसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि स्टेटस बार के बीच में हमें कुछ लिखना नहीं है, इसलिए आपको ऐसे क्लोज कर देना स्टेटस बार को। तो मैंने व्यू के अंदर स्टार्ट किया, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है।
ये सब एक ही यहाँ से यहाँ तक एक ही लाइन का कोड है। ये आपका व्यू के बीच का कंटेंट कंटेंट है सारा, और यहाँ पर व्यू क्लोज हुआ है। तो इंटर करके लिख सकते हैं हम इस चीज को। देखिए जरा, स्टेटस बार वाला जो एरिया था वो अब कलर नहीं हुआ, वो नीचे से कलर हुआ। ये देखिए जस्ट फॉर कोड भी यहाँ पर आ गया इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये तो हो गया कि आपने इनलाइन सीएसएस का यूज किया, यानी कि इनलाइन सीएसएस का जब भी आपको यूज करना होगा तो आप ऐसे यूज करिएगा। और जब भी आपको कंटेनर बनाना है तो व्यू का यूज करिएगा। ये जो व्यू है ना, ये टच फ्रेंडली होता है। कंटेनर के लिए आपको व्यू का ही यूज करना है, हमेशा याद रहे ये चीज। जब भी आपको कंटेनर बनाना होगा तो आपको व्यू का ही यूज करना है इस तरीके से। परफेक्ट। यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें अगर आपको कलर वगैरह करना है तो ऐसे ही लगाइएगा स्टाइल इनलाइन। अगर इनलाइन से कलर करना चाहते हैं तो स्टाइल लगा के आप कलर कर सकते हो। और सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी। ठीक है। परफेक्ट। तो ये तो आपने समझा कि इनलाइन सीएसएस कैसे लिखेंगे। इनलाइन सीएसएस एक शब्दों में अभी देखिए काम करेंगे आगे तो और भी जगह पे हम यूज करेंगे। इनलाइन सीएसएस हो गया ये, यानी कि उसी लाइन में सीएसएस जिसमें आपका टैग है, यानी कि जो कंपोनेंट है उसी लाइन में हमने सीएसएस लिखा। इंटरनल सीएसएस कैसे लिखेंगे? तो जब भी आपको इंटरनल सीएसएस लिखना होगा तो ये जो रिएक्ट नेटिव है इसके अंदर से इंपोर्ट करिएगा स्टाइल शीट्स को। तो स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, एक कांस्टेंट आपको बनाना है इस तरीके से, जरा स्टाइल्स के नाम से इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये जो स्टाइल शीट है आपका, स्टाइल शीट, इसके अंदर से डॉट क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करना है, क्रिएट के नाम से फंक्शन। और इसके अंदर आपको जेसन का सिंबल देना है। अब यहाँ पर आप किसी भी नाम से प्रॉपर्टी बनाइए, किसी भी नाम से, है ना। बस इसी स्टाइल शीट के अंदर से आपको क्रिएट फंक्शन कॉल करना है। और यहाँ पर भी आप कोई भी कांस्टेंट बना सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो कांस्टेंट का। जरूरी नहीं कि स्टाइल दीजिएगा, किसी भी नाम से आप कांस्टेंट दे सकते हो, बट स्टाइल का कोड है इसलिए हमने स्टाइल्स दे दिया है। अब यहाँ पर आप किसी भी नाम से प्रॉपर्टी बनाइए, जो आपकी मर्जी वो नाम दीजिए। ठीक है। जैसे मैंने पेज के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाया, और इस पेज में क्या डिफाइन करना है वो डिफाइन करिए आप। जैसे मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर हो जाए, मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर हो जाए, तो मैंने ग्रीन डिफाइन कर दिया। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए जरा, ग्रीन हो गया। कॉमा से सेपरेट करिए, मैं चाहता हूँ हाइट जो है वो 100% रहे, इसलिए फ्लेक्स का वैल्यू मैंने 1 कर दिया इस तरीके से। ठीक है। अब इस पेज को आप जिस पे भी अप्लाई कर देंगे, ये जो आपका सीएसएस का है पार्ट, वो अप्लाई हो जाएगा उस पे। तो मैं चाहता हूँ ये व्यू पे अप्लाई हो जाए, ये जो पेज है हमारा। तो बस इस स्टाइल के अंदर से आपको पेज को एक्सेस करना होगा। तो ये इंटरनल सीएसएस का सेटअप है। इस तरीके से कभी भी आपको इंटरनल सीएसएस लिखना होगा तो इसी तरीके से लिखेंगे आप, यानी कि स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर लेंगे, स्टाइल शीट के अंदर से क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, और क्रिएट के अंदर आपको जेसन को डिफाइन करना है। अब यहाँ पर किसी भी नाम से, कोई भी नाम, ये प्री डिफाइन नहीं, कोई भी नाम दीजिए आप, अपना नाम दीजिए, कोई इशू नहीं है। बस आपको ध्यान रहे यहाँ पर अगर आपको यूज करना है उस चीज तो स्टाइल को स्टार्ट करना है, और स्टाइल के बीच में आपको टेम्पलेट लिटिल के बीच में वो जो स्टाइल्स वाला कांस्टेंट है आपका, कौन सा, ये वाला, ये वाला। ठीक है। इसके अंदर से इस पेज को एक्सेस कर लेना है। तो डॉट पेज यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो पेज आपका एक्सेस हो जाएगा। जैसे ही पेज एक्सेस होगा, ये सारा कोड आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर राइट हो जाएगा, और आपका इंटरनल सीएसएस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा इस पे। ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए एप्लीकेशन अगर कट हो चुका है तो आप इसको रिलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर जाके इस तरीके से आर प्रेस करिएगा। ठीक है। देखिए कभी कभी यहाँ पर लिख के आ जाएगा सेक्शन नो ऐप कनेक्टेड, तो आपको करना क्या है, फिर से वाइप डेटा करना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके। तो ऐसा जो है आपके साथ हो सकता है ना, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो तो बार बार ये कट हो जा रहा हो या रिमूव हो जा रहा हो। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए अभी हुआ। कभी कभी ज्यादा टाइम तक जब हमारा एरर एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस समय भी ये कट हो जाता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, इसको फिर से रन करना है। तो ऐसे रन करिएगा, यानी कि फिर से कंट्रोल सी कर लीजिएगा इस तरीके से, और सीएलएस करके आप यहाँ पर एक बार, यानी कि एक बार सीएलएस कर लीजिएगा इस तरीके से। अभी स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो जाने दीजिए। एक बार यहाँ से ट्राई करिएगा फिर से एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट। अगर आपका कट हो गया तभी आप ट्राई करिए, अदरवाइज आपका चल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से यहाँ पर हमने एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट लिख, ए प्रेस कर दीजिएगा। देखिए एंड्रॉइड बिल कंप्लीट। तो आपका कभी कभी कट हो जाए तो बस ऐसे ही करिएगा। और दोबारा रन करने पे भी अगर नहीं ओपन हो रहा तो क्या करिएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाइएगा और वहीं से वाइप डेटा कर दीजिएगा। ठीक है। तो जब आप वाइप डेटा कर देंगे तो ये फिर से आपका एग्जीक्यूट करेगा। देखिए जो हमने इंटरनल सीएसएस का कोड लिखा था वो हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है। तो फिर से आ जाइए, इंटरनल सीएसएस हमने यहाँ पर लिखा था, अगर आप कोड को रेड कर देते हो ग्रीन के यहाँ, तो यहाँ पर आपका रेड कलर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ऑटो रिफ्रेश होगा ये। अगर ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा तो यहाँ पर जाना है आपको और इसको रिलोड कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आप आर प्रेस करेंगे तो दोबारा ये आपका एप्लीकेशन रिलोड हो जाएगा। देखिए हमने रिलोड किया। अब यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर दीजिएगा, जब भी ऐसा है तो आप इस पे कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसी पे खुलेगा, बस इसको आप कट कर दीजिएगा। ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए रेड हो गया बैकग्राउंड कलर। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल सीएसएस का सेटअप।
एक्सटर्नल सीएसएस कैसे करेंगे आप, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस का सेटअप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक नया फाइल बनाना होगा। तो बाहर क्लिक करिए, जहाँ पर app.js है वहीं पर आपको एक नया फाइल बनाना है। ऐसे बनाइए जरा, app.style.js, जेएस के नाम से ही फाइल, यानी कि एक्सटेंशन कोड जेएस ही रहेगा। बस हमने इसमें जो है सफिक्स ऐड कर दिया स्टाइल के नाम से, ताकि हमें पता रहे कि ये जो app.style.css का, यानी कि जो app.js है उसका style.css वाला फाइल है। हम एक्सटेंशन कोड .css में भी फाइल बना सकते हैं। ऐसा बनाने से काफी फायदा है। देखिए जरा, app.style.js के अंदर आ जाइएगा। एक्सटर्नल सीएसएस का सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है स्टाइल शीट को ही। तो स्टाइल शीट्स को जरा इंपोर्ट करिएगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से। और वैसे ही जैसे आपने इंटरनल सीएसएस लिखा था, वैसे ही एक कांस्टेंट बनाना जरा इस तरीके से स्टाइल्स के नाम से, और यहाँ पर आपको स्टाइल शीट्स के अंदर से डॉट क्रिएट के नाम से फंक्शन कॉल करिएगा, और इसके अंदर जेसन को डिफाइन करिए, टर्मिनेट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप पेज के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, किसी भी नाम से सेट करते हो, तो जरूरी नहीं कि पेज के नाम से, किसी भी नाम से आप सेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो काम करना है, बैकग्राउंड कलर अगर आपको सेट करना है, तो मैंने बैकग्राउंड कलर ऐसे डिफाइन कर दिया ब्लू, कॉमा से सेपरेट करिएगा, और यहाँ पर आप फ्लेक्स का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा 1, इस तरीके से, ठीक है। इस स्टाइल को आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तो नीचे बाहर निकलेंगे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो लिखिए जरा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इस कीवर्ड का यूज करिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए स्टाइल्स को। तो ये जो हमने कांस्टेंट बनाया ना स्टाइल्स वाला, इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आप इंपोर्ट करके यूज कर पाओगे। तो इंपोर्ट करेंगे स्टाइल को, यानी कि इस स्टाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, और इसके अंदर से पेज को एक्सेस कर लेंगे। तो अभी जहाँ पर आपने इंटरनल सीएसएस लिखा था वहां पर आ जाइए, इसको हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, स्टाइल्स को। तो स्टाइल्स को जरा इंपोर्ट कर लीजिए फ्रॉम app.style.js। तो .js लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसी स्टाइल के अंदर से आपके पेज एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टाइल डॉट पेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा, देखिए कलर हो गया ब्लू में। तो यहाँ पर कौन सा कलर हो गया, ब्लू, परफेक्ट। इस तरीके से ये जो स्टेटस बार है, अगर आप इसको हाइड करना चाहे तो ऊपर की तरफ जो स्टेटस बार है, तो अभी तक आपने क्या सीखा, इनलाइन सीएसएस लिखना सीखा, इंटरनल सीएसएस लिखना सीखा, एक्सटर्नल सीएसएस लिखना सीखा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम काम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप काम करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आसान लगेगा, चीजें सब कुछ आसान लगेगी। पेशेंस रखना है थोड़ा आपको, परफेक्ट। तो चलिए जरा हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए स्टेटस बार को अगर आपको हाइड करना है, यानी कि जो ऊपर की तरफ स्टेटस बार है, तो इस केस में आपको यहाँ पर लिखना है हिडन का वैल्यू ट्रू। तो हिडन का वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा ट्रू। तो जब हिडन का वैल्यू आप ट्रू कर देंगे तो स्टेटस बार जो है आपका हाइड हो जाएगा। देखिए ऊपर का जो स्टेटस बार था वो हाइड हो गया, ठीक है। अगर आपको स्टेटस बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा तो बैकग्राउंड कलर का यूज करिएगा, और इसका वैल्यू जो भी आप हेक्स कोड वगैरह में देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप कोई सॉलिड सॉलिड कलर भी दे सकते हो। तो मैंने रेड कलर दे दिया। अभी जो स्टेटस बार था उसका कलर जो है रेड हो जाएगा, ये देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इस तरीके से स्टेटस बार का। ये तो हो गया आपका स्टेटस बार के ऊपर का कुछ, यानी कि स्टेटस बार में कुछ लगाने का। वो और भी चीजें लगा सकते हैं हम स्टेटस बार के अंदर, वो हम धीरे धीरे आगे की तरफ सीखेंगे, पेशेंस रखना है आपको। अभी हमने बैकग्राउंड कलर दिया, हमें बैकग्राउंड इमेज का यूज करना है, यानी कि मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था आपने, इसको हटा दीजिएगा। तो अभी आपका जो है एक बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज का यूज करना है, ये टेक्स्ट है इसको भी हटा दीजिए। तो ये रहा टेक्स्ट आपका, इसको हटा दीजिए, बस स्टेटस बार रहने दीजिएगा। बैकग्राउंड इमेज का यूज करना है, या टेक्स्ट रहने दीजिए, अभी अभी टेक्स्ट रहने दीजिए। तो बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ से नहीं लगाना है। बैकग्राउंड इमेज, जब भी आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना होगा ना, तो बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड के नाम से एक प्रॉपर्टी कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट करिएगा। इमेज बैकग्राउंड कहीं पर भी आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, तो इमेज बैकग्राउंड के नाम से एक कंपोनेंट है, उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसी के अंदर आपको लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमें इस व्यू पे बैकग्राउंड लगाना है ना, तभी तो ये पूरे व्यू में दिखेगा। तो उस केस में आपको करना क्या है, इस व्यू के अंदर जितना भी चाइल्ड है, जैसे ये चाइल्ड कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है इस व्यू का, तो इसको आपको बैकग्राउंड से घेर देना है। कंट्रोल एक्स करिए, पहले आप बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड को स्टार्ट करिएगा, क्लोज कर लीजिएगा, और इसके बीच में ये सारे कंपोनेंट आ जाए जो आपके चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। आप चाहें तो स्टेटस बार को बाहर रख सकते हो, यानी कि जो स्टेटस बार है उसको बाहर रख सकते हो बैकग्राउंड में से। अंदर भी रहेगा तब भी कोई इशू नहीं है, बाहर रख देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर का जो भी कंटेंट है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, और भी कंटेंट है, तो उसको आपको बैकग्राउंड इमेज के अंदर रखना है, सॉरी इमेज बैकग्राउंड के अंदर रखना है, ठीक है ना। तो इतना कर देने से बैकग्राउंड इमेज नहीं सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इमेज सेट करना होगा। तो इमेज सेट करने के लिए आप सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, और सोर्स में आपको डिफाइन करना है रिक्वायर फंक्शन को। दो तरीके से आप इमेज सेट कर सकते हो, रिक्वायर कर सकते हो एक तो इमेज, दूसरा आप अगर आपका ऑनलाइन इमेज है तो उसके लिए यूआरएल दे सकते हो। कैसे देना है मैं समझाता हूँ।
फिलहाल आप यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन को जरा कॉल करिए। पहले तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसके एसेट फोल्डर के अंदर इमेज होना चाहिए। इमेज नहीं है तो इमेज रखिएगा, ठीक है। तो मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इमेज पड़ा हुआ, उसी को मैं रख हमने इमेज को रख दिया है, यानी कि जो एसेट फोल्डर है उसके अंदर bg.png और logo.jpg इसके नाम से इमेज रख दिया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एसेट फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो सिंगल कोड दीजिएगा इस तरीके से, और ऐसे डिफाइन करिए एसेट्स नाम से फोल्डर है यहाँ पर app.js वहीं पर, और वहीं पर है आपका b.png इसके नाम से फाइल, ठीक है ना। तो b.png को मैंने एक्सेस कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए छोटा सा इमेज ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। अगर आपके केस में नहीं दिख रहा है तो आप एक बार, आपका कंपाइलेशन रुक सकता है, इसलिए आपको कमांड में जाना है और आर प्रेस कर देना है। कमांड में जाना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको आर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आपका जो कंपाइलेशन है वो, यानी कि फिर से ये आर प्रेस हो जाएगा और रिलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा सा इमेज दिख रहा है, इस इमेज में आपका हाइट नहीं है, इसके वजह से वो आपका छोटा दिख रहा है। तो एक काम करिएगा, आप इंटर कर सकते हो इस तरीके से, स्टाइल को डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप ऐसे बीजी के नाम से, यानी कि जो स्टाइल से आपका एक्सटर्नल वाला उसके अंदर से डॉट बीजी के नाम से प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए, बीजी, ठीक है ना। बीजी को रीड करिए। अब इस बीजी का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करना होगा स्टाइल के अंदर। तो पेज का डिक्लेरेशन हो चुका है, कॉमा से सेपरेट करिएगा और बीजी को भी डिफाइन करिए इस तरीके से। और बीजी में आपको क्या डिफाइन करना है, फ्लेक्स का वैल्यू क्या कर देना है, 1 कर देना। तो बस फ्लेक्स का वैल्यू 1 कर दीजिए, इससे क्या होगा, हाइट 100% हो जाएगा और आपका जो इमेज है वो 100% में दिखेगा। ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो बैकग्राउंड में जब भी आपको इमेज लगाना होगा तो इमेज बैकग्राउंड को ही आपको इंपोर्ट करना है और उसी में लगाना है, ठीक है। और एक और चीज लगा सकते हैं आप यहाँ पर, जब भी आप इमेज बैकग्राउंड का यूज करिए तो एक और चीज लगा दिया करिए हमेशा इसमें, जो है रिसाइज मोड, यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, रिसाइज मोड के नाम से है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। रिसाइज मोड का वैल्यू क्या कर देना है, आपको कवर कर देना है। तो रिसाइज मोड का वैल्यू हमेशा कवर करिएगा जब भी आप बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इमेज छोटा होता होगा, यानी कि जैसे इमेज का साइज छोटा है तो वो कवर कर लेगा ऑटोमेटिक। ये तो हो गया ऑफलाइन इमेज लगाने का तरीका, यानी कि जब भी आपको ऑफलाइन, यानी कि आपके सिस्टम में कोई इमेज है एसेट फोल्डर के अंदर, उसको अगर आपको लगाना है तब आपको यहाँ पर रिक्वायर का यूज करना है। ऑनलाइन इमेज कैसे लगाएंगे, ऑनलाइन इमेज के लिए आपको ऑनलाइन इमेज पहले ढूंढिए जरा, तो क्रोम पे जाइए और यहाँ पर सर्च करिए इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ऐसे लिखिए जरा, बैकग्राउंड इमेज फॉर मोबाइल, इस तरीके से इमेजेस में जाएंगे, या ये वाला इमेज है इस पर क्लिक कर लीजिए, ये वाला इमेज। यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आपका इमेज का पाथ है, कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके और कोड में आ जाइए। तो जब भी आपको ऑनलाइन वाला इमेज लगाना होगा तो क्या करिएगा, इसको हटा दीजिए। एक और बार टेम्पलेट डिटेल को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर यूआरआई इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा और इसका वैल्यू सिंगल कोड के अंदर वो पाथ दे दीजिए जो कि ऑनलाइन वाला पाथ, ये मैंने दे दिया इस तरीके से। तो जब भी आपको ऑनलाइन इमेज का यूज करना होगा तो सोर्स के अंदर इस तरीके से सेट करना है, एक जेसन ऑब्जेक्ट, इसमें यूआरआई का नाम का प्रॉपर्टी होगा और उसका वैल्यू आपका ऑनलाइन इमेज का यूआरएल हो जाएगा। दो तरीके से आप सेट कर सकते हो, एक तो ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पर ऑनलाइन वाला जो इमेज था वो आ गया इस तरीके से, परफेक्ट। जरा देख लीजिए जरा से, तो ऑनलाइन सेट करना होगा तो आपको यूआरआई सेट करना है, ऑफलाइन है तो रिक्वायर फंक्शन से आपको रिक्वायर करना है इमेज को, ठीक है। चलिए जरा इसके बीच में हमें अगर कोई, ये तो हमारा बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गया। अगर आपको फोरग्राउंड में, यानी कि इसके ऊपर कोई इमेज सेट करना है फोरग्राउंड में, तो क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करिएगा, इमेज को इंपोर्ट करिएगा। तो इमेज को इंपोर्ट कर लीजिए जरा इस तरीके से, फोरग्राउंड में सेट करना है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हटा देता हूँ मैं, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए यहाँ पर इसके बीच में। तो आप चाहें तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान लगे। देखिए यहाँ पर आपका इमेज बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ और इसके अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी यूज करना था वो यूज किया, एंगल ब्रैकेट उसका ये है और क्लोजिंग वाला टैग ये है। इसके बीच में हमें इमेज का यूज करना है तो इमेज को स्टार्ट करिएगा, इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फिर से सोर्स को ही स्टार्ट करिएगा। अगर आपका ऑफलाइन इमेज है तो रिक्वायर फंक्शन को डिफाइन करिएगा इस तरीके से, और जो आपका ऑफलाइन वाला इमेज है उसका पाथ दीजिए। तो एस फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर है लोगो डॉट जेपीजी के नाम से फाइल, तो मैंने लोगो.jpg डिफाइन कर दीजिए। आप भी इमेज रख लीजिएगा, यहाँ पर दो इमेज रख लीजिएगा, मैंने रख लिया है। यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा इसको डिजाइन करना होगा तो एक काम करिए, जरा इंटर कर लीजिए इस तरीके से इमेज में, फिर से इंटर करिए और यहाँ पर आप स्टाइल डिफाइन करिए। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा स्टाइल्स वाला कॉन्स्टेंट है ऊपर की तरफ, उसके अंदर से डॉट लोगो इसके नाम से प्रॉपर्टी रीड कर लेता हूँ। अब इसका डिक्लेरेशन हमें कहाँ करना होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बीजी वाला हो गया, कॉमा से सेपरेट करिएगा इस तरीके से और लोगो को डिफाइन करिएगा। तो लोगो मैंने डिफाइन कर दिया, यानी कि लोगो के नाम से प्रॉपर्टी एक्सेस किया और इसके अंदर आपको डिफाइन करना है विथ का वैल्यू, तो WIDTH विथ का यूज करिए। विथ मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 80 पिक्सल,
तो 80 लिखने का मतलब 80 पिक्सल, याद रहे। ठीक है। हाइट डिफाइन करना है आपको इस तरीके से, हाइट 80, इसका मतलब हो गया 80 पिक्सल। तो 80 लिखने का मतलब 80 पिक्सल। अभी ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए छोटा हो गया। परफेक्ट। ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके पीछे एक बैकग्राउंड व्हाइट का। तो उसके लिए आपको ये जो आपका इमेज है इसको कंटेनर में रखना होगा। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको कंटेनर बनाना होगा, जब भी आपको कंटेनर बनाना होगा, तो आपको व्यू को स्टार्ट करना है। तो इस इमेज को कंट्रोल एक्स कर लीजिए। पहले आप व्यू को स्टार्ट करिए, उसके बाद क्लोज कर लीजिए, क्योंकि जो व्यू है वो टच फ्रेंडली होता है और बाय डिफॉल्ट ये फ्लेक्स होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। ठीक है ना। अब इस व्यू के, ये व्यू के अंदर आपने रख दिया तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर आइए व्यू के अंदर, जरा स्टाइल को डिफाइन करिए इस तरीके से। और ये जो आपका स्टाइल्स वाला कांस्टेंट है ऊपर की तरफ, उसके अंदर से डॉट लोगो बॉक्स, इसको रीड कर लीजिए। अभी हम लोगो बॉक्स का डिक्लेरेशन करेंगे, कहाँ करेंगे, यहाँ पर। कॉपी करिए, स्टाइल के अंदर आ जाइए, कॉमा से सेपरेट कर दिए लोगो को, और लोगो बॉक्स का डिक्लेरेशन यहाँ पर करिए इस तरीके से। इसके अंदर भी आपको विद और हाइट का यूज करना है, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा विथ को। विथ का वॉल्यूम मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 120, कॉमा से सेपरेट करिएगा इस तरीके से। हाइट को भी डिफाइन कर दिया जरा इस तरीके से। तो हाइट का वॉल्यूम मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 120। ठीक है। तो 120 बाई 120 का आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर का भी आपको यूज करना है, तो ऐसे डिफाइन करिए जरा। बैकग्राउंड कलर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से व्हाइट। तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। जाके देखिएगा जरा इस तरीके से, तो देखिए आगे इस तरीके से परफेक्ट। रेडियस होना चाहिए, कॉमा से सेपरेट करिएगा, और बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी का यूज करिए। तो बॉर्डर रेडियस इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हो जैसे 50%, तो कभी भी ये 50% आपका काम नहीं करेगा, यानी कि रेडियस नहीं होगा। ये देखिए नहीं काम किया। तो जब भी आपको बॉर्डर रेडियस देना होगा 50%, तो कैसे देंगे, देखिए जो भी हाइट विद है उसका आधा देना होगा आपको। ठीक है। तो जैसे 120 हाइट है, तो ऐसे डिफाइन करेगा 120/2, यानी कि 120 को आपको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो 50% रेडियस में आ जाएगा। इसके अंदर का जो इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ये व्यू में आपने लोगो बॉक्स लगा रखा है, व्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। तो आप जस्टिफाई कंटेंट वगैरह का यूज करके उसको सेंटर में डिफाइन कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू सेंटर डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको अलाइन आइटम्स का वैल्यू डिफाइन कर देना इस तरीके से सेंटर। तो अलाइन आइटम्स का वैल्यू भी डिफाइन कर दीजिए जरा सेंटर। तो अब आपका जो कंटेंट था वो सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए सेंटर में आ गया ना इस तरीके से, परफेक्ट। अब इस पूरे डिब्बे को मुझे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो ये जो आपका बीजी लगा हुआ है, जिसमें ये बीजी वाला है आपका कंटेनर, ठीक है ना, इसमें डिफाइन करिए, कॉमा से सेपरेट करिएगा। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसमें भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। बीजी वाले में तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो अब आपका ये बिल्कुल सेंटर में आ गया इस तरीके से, परफेक्ट। तो जब भी आपको इमेज लगाना होगा, तो इमेज लगाने का दो तरीका है। एक तो ऑनलाइन इमेज लगाना है, तो ऐसे लगाइएगा यूआरएल का यूज करके, यानी कि दोनों जगह पे सोर्स के नाम से ही प्रॉपर्टी सेट करना है। चाहे वो आप इमेज बैकग्राउंड में सोर्स लगा रहे हो, चाहे वो आप इमेज में लगा रहे हो, लगाने का सेम तरीका होगा। बस ये बैकग्राउंड में सेट करने के लिए है, और ये आपका फोरग्राउंड में सेट करने के लिए इमेज कंपोनेंट। ठीक है। चलिए जरा एक स्टेट हैंडल करते हैं छोटा सा, कैसे स्टेट हैंडल करेंगे वो भी समझिए जरा। तो स्टेट हैंडल करने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ आ जाइए, और इंपोर्ट कर लीजिए जरा यूज स्टेट को। तो इंपोर्ट की वर्ड का यूज करेंगे, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे हम किसके अंदर से, रिएक्ट के अंदर से। ठीक है ना। तो इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, स्टेट से इंपोर्ट कर लीजिएगा। ऐप के अंदर आ जाइए, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से। पहले भी अगर आपने रिएक्ट के अंदर काम किया होगा तो ये चीज आपको पता ही होगा। शो कॉमा सेट शो, इसके नाम से बनाइए। और यहाँ पर यूज स्टेट को जरा फंक्शन के रूप में कॉल करिए। डिफॉल्ट वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे इसका, या ट्रू रख सकते हैं आप, तो कोई भी रख दीजिए। ठीक है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने ये डिफाइन किया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए जरा। ये जो आपका इमेज है इसके ठीक नीचे, ये इमेज है आपका, इसके ठीक नीचे या व्यू के ठीक नीचे डिफाइन कर दीजिए। एक टेक्स्ट ले लीजिए जरा इस तरीके से, इसको क्लोज कर लेंगे। इसमें मैंने डिफाइन कर दिया कंट्रोल। ऐसे मैंने कंट्रोल लिखा, तो ये कहाँ दिखेगा, देखिए कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखा। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं, फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो स्टाइल लगाइए जरा इस तरीके से। और डेकोरेट करने के लिए हम स्टाइल्स के अंदर से, वो जो स्टाइल्स है आपका ऊपर की तरफ, उसके अंदर से डॉट टेक्स्ट को रीड करेंगे। ठीक है। अब इस टेक्स्ट का डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट को डिफाइन करना है इस तरीके से। ठीक है ना। और टेक्स्ट में आप क्या करना चाहते हो वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा फोंट साइज। फोंट साइज मैंने डिफाइन कर दिया जैसे 20 पिक्सल, सॉरी 24 डिफाइन किया। तो 24 लिखने का मतलब हो गया 24 पिक्सल। कलर का डिफाइन करिए, तो कलर मैंने डिफाइन कर दिया। हेक्स कोड भी आप दे सकते हो, तो है F5, सॉरी FF ये जो है व्हाइट कलर होता है। उसके बाद आप डिफाइन करिए जरा इस तरीके से फोंट बोल्ड। फोंट वेट का यूज करेंगे, कभी भी आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है, लॉन्ग हैंड का ही यूज करना है। तो फोंट वेट बोल्ड डिफाइन कर दीजिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर मार्जिन का यूज करिए, थोड़ा सा ऊपर से इसको मूव कर दीजिए। तो मैंने मार्जिन टॉप का यूज कर लिया इस तरीके से 8 पिक्सल।
तो 8 लिखने का मतलब हो गया 8 पिक्सल, ठीक है ना। ये मोबाइल के अकॉर्डिंग 8 पिक्सल ले लेगा। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा दिखाइए। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ, यानी कि जब ये कंट्रोल जो लिखा हो इस पे क्लिक करूँ तो कुछ हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो ऑन क्लिक इवेंट का नहीं यूज करें कभी भी। आपको इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट का यूज नहीं करना है, ऑन प्रेस इवेंट का यूज करना है, क्योंकि ये मोबाइल है, ठीक है। तो ऑन प्रेस इस इवेंट का यूज करिएगा। और यहाँ पर मैंने कॉल बैक को डिफाइन किया इस तरीके से। मैं चाहता हूँ पहले क्लिक करते ही अलर्ट होना चाहिए, तो अलर्ट फंक्शन को डिफाइन कर दिया जरा इस तरीके से। अब जैसे आप क्लिक करेंगे अलर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर अलर्ट हो गया, ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो अब आपको करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे एक बार क्लिक करूँ तो ये जो ऊपर का स्टेटस बार है वो हाइड हो जाए और फिर शो हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पर अलर्ट की जगह सेट शो इस फंक्शन को कॉल करना है, और जो शो में है उसका ठीक उल्टा भेजिए। तो नॉट लगा के आप यहाँ पर शो डिफाइन कर दीजिए। तो शो में अगर ट्रू होगा, यानी कि शो में अगर ट्रू होगा तो फॉल्स जाएगा, और अगर यहाँ पर शो में फॉल्स होगा तो क्या जाएगा, ट्रू जाएगा, ठीक है। अब स्टेटस बार आपका कैसे हाइड होता है, ये जो स्टेटस बार है इसके अंदर आ जाओ, हिडन के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करो, और इसका वैल्यू आप क्या कर देंगे, शो कर देंगे, क्योंकि शो का स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो शो में अगर फॉल्स होगा तो दिखेगा, अगर ट्रू हो जाएगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो शो में कब चेंजेस होगा, जब आप क्लिक करेंगे किस पे, कंट्रोल पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नोटिस करिए जरा, अभी दिख रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा, देखिए चला गया ना स्टेटस बार। फिर से क्लिक करेंगे आ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो जब भी आप स्टेटस बार को हाइड या ओपन करिए तो इसके अंदर, या ऐसे ही एनिमेटेड के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, इसका वैल्यू आप ट्रू कर दीजिएगा। तो कभी भी आपका जो स्टेटस बार वो जब हाइड होगा या ओपन होगा तो एनिमेट करता हुआ थोड़ा सा एनिमेशन इसमें लग जाएगा। तो कभी भी आप स्टेटस बार का अगर यूज करते हो तो एनिमेटेड का वैल्यू ट्रू रखिएगा हमेशा, ठीक है। मैंने फिर से क्लिक किया, थोड़ा सा इस बार स्मूथ होगा, ये देखिए परफेक्ट। आई होप चीजें क्लियर होंगी। देखिए एक बार में और एक लेक्चर में कुछ भी आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए पेशेंस रखना है, धीरे धीरे काम करते हुए चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी काम कराया गया है वो सिर्फ एक बार नहीं होता है, ये हम बार बार इसमें काम करते रहते हैं, बार बार हम प्रोजेक्ट को, अभी हमने छोटा सा काम किया, अभी हम आगे धीरे धीरे बड़ा काम करेंगे, है ना। तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, बस आपको पेशेंस रखना है और साथ में काम करते हुए चलना है। थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको बार बार कंपाइलेशन रोक के बार बार कंपाइल करना होगा। तो वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है, क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर में जब तक है, जब तक ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे आपका बिल्ड हो जाएगा एप्लीकेशन, तो बहुत ही लाइट वेट में बिल्ड होता है ना। तो जब तक आप डेवलपमेंट सर्वर में हैं, आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है, किसी भी तरह का इशू है, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए, हमें मैसेज करिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।